हाँ जी सर, स्वागत आप सबका। तो सीएमए इंटर ग्रुप 1 लॉ में हमारा जो पेपर है वो पेपर नंबर 6 है। तो आपका ये दूसरा एग्जाम है। मतलब अगर आपने बोथ ग्रुप का एग्जाम दिया तो उसके हिसाब से ये तीसरा एग्जाम होगा। पहला एग्जाम होता है पेपर नंबर 5, दूसरा एग्जाम होता है पेपर नंबर 9। मतलब ग्रुप 1 का पहला पेपर होता है एक दिन, फिर अगले दिन होता है ग्रुप 2 का पहला पेपर। अगर आपने सिंगल ग्रुप दिया तो अच्छा है, फिर आपको 2 रातें मिलेंगी तैयारी के लिए। पेपर नंबर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर देकर आए, एक तो वाली नाइट और फिर अगली नाइट एक दिन की छुट्टी मिलेगी, फिर अगले दिन एग्जाम है। तो यू विल बी एट कंफर्ट। तो वैसे क्या प्लान है अपना, बोथ ग्रुप का सिंगल ग्रुप का? बहुत। तो पेपर नंबर 6 के अंदर जो हमारा कोर्स है वो कितने हिस्सों में डिवाइडेड है वो सब कुछ अभी हम समझ लेते हैं। वैसे हमको पता होगा, जब भी अपन ना कोर्स डिस्कस करते हैं तो स्टूडेंट का मन नहीं करता कोर्स डिस्कस करने का। वो कहता है ये तो मुझे पता है, मैं खुद देख लूंगा। लेकिन एक बारी खुद मेरी नजर से देख लीजिए कि कोर्स में कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है और किसकी कितनी ज्यादा वेटेज है। वैसे बताऊं आपको, ऑनलाइन एग्जाम को देखते हुए ना वेटेज का वैल्यू आजकल रहा नहीं। एक चैप्टर है डायरेक्टर, वो एग्जाम में आना चाहिए कम से कम 15 मार्क्स का, और वो ऑनलाइन पेपर इस समय स्क्रीन पर आपके है जो दिसंबर 2021 में हुआ। 22 वाला अभी आया नहीं है। तो 2021 वाला जो ऑनलाइन एग्जाम सेंटर पे हुआ उसका सजेस्टेड आंसर, उसके क्वेश्चन इस समय स्क्रीन पर है, आपको भी अभी दिया जाएगा। मैं बस ये बता रहा था कि वैसे ऑनलाइन एग्जाम में पेपर के पैटर्न की वेटेज कुछ रही नहीं। 15 नंबर का डायरेक्टर आना चाहिए, वो कभी 5 का आ गया, कभी आया ही नहीं, कभी ज्यादा का आ गया। एक चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वो कम से कम 15 नंबर का हमेशा आता था। किसी बार वो 25 का आ गया, किसी बार आया ही नहीं। तो आया नहीं से मेरा मतलब है बड़े क्वेश्चंस नहीं आए, एक एक 2-2 नंबर के मल्टीपल चॉइस केवल आके रह गए। तो हमें मोरल ऑफ द स्टोरी क्या मिला कि हर चीज पढ़कर जानी चाहिए। कुछ भी इंपॉर्टेंट और अनइंपॉर्टेंट करेंगे तो हमारे साथ वहां भी अनइंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम वाले दिन, राइट। तो एक तो अपना एजेंडा आज पहली क्लास का क्या है कि हम सिलेबस का कंटेंट देखें। अगर हम सिलेबस का कंटेंट देख लेंगे तो अपने को टारगेट क्लियर होगा कि ये अचीव करना है, ठीक है। दूसरा हमें देखना है पेपर का पैटर्न जो इस समय स्क्रीन पर है। पेपर का पैटर्न पहले दिखाना चाहता हूं मैं। आप कभी बैंकिंग, इंश्योरेंस या इनके जो एग्जाम्स होते हैं ना कॉम्पिटिटिव वाले, उन एग्जाम्स की क्लासेस को ऑब्जर्व करो या उनके पैटर्न को देखो, तो वहां सब बच्चे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देते हैं ज्यादा। मतलब आप मान लो बैंक की तैयारी कर रहे हो तो कोई पर्टिकुलर टॉपिक उसमें एग्जाम में आता हो तो वो टॉपिक तो उनका 20 मिनट्स में क्लास में खत्म हो जाता है। 40 मिनट तक दे कीप ऑन प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग। एंड वी इन सीएमए, सीए, सीएस पूरा का पूरा क्लास, पूरा का पूरा लेक्चर अपन पढ़ते पढ़ते निकाल देते हैं। प्रैक्टिस करने का अपन सोचते ही नहीं। मतलब थ्योरी हो या प्रैक्टिकल, क्लास में टीचर भाषण देता रहता है, बच्चा उसे नोट करता रहता है, बट हम प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं देते। तो अपने को पता रहना चाहिए ऐसा आता है एग्जाम, ये है वो असली परीक्षा जिससे होकर आपको गुजरना है। तो अगर आज हम ये देख लेंगे तो हमारे लिए बहुत सुकून रहेगा आने वाले दिनों के लिए भी, राइट। तीसरा हमें जो आज हमारा एजेंडा है वो ये कि हाउ टू कीप अ ट्रैक ऑफ स्टडीज। मतलब पूरा का पूरा सिस्टम समझ लीजिए कि घर पे कैसे पढ़ना है और यहां कैसे पढ़ना है। फिर ये सब कुछ हाफ एन आवर में हो जाएगा, फिर हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, राइट। तो सबसे पहले ये एक बार आप देख लीजिए, ये ना सजेस्टेड आंसर्स टू क्वेश्चंस हैं। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ग्रुप 1 सिलेबस 2016 दिसंबर 2021। तो आप देखो सबसे पहला सेक्शन है ए एमसीक्यू। मैं ये इसलिए दिखाना चाहता हूं कि हम कितनी भी अंग्रेजी स्कूल से पढ़कर आए, हमें लॉ का आंसर लिखने में मुश्किल होती ही है। स्टूडेंट को हमेशा ये प्रॉब्लम होती है पूरा पढ़ाई करने के बाद भी कि उसे समझ नहीं आता कि मैं लॉ का आंसर कैसे लिखूं। लेकिन दोस्तों लॉ का आंसर कैसे लिखना है उसकी चिंता करने से पहले हमें ये कैलकुलेट करना चाहिए कितने नंबर के आंसर ऐसे हैं जिनमें लिखना ही नहीं है। ऑलमोस्ट 40 मार्क्स का पेपर ऐसा है जिसमें आपको कुछ नहीं लिखना। तो सोचो अगर हम कैसे लिखें इस बात की चिंता करते रहेंगे तो 40 नंबर तो हम अननेसेसरी खो देंगे डर में। आप पेपर का पैटर्न ऑब्जर्व करो, 40 नंबर में कुछ भी नहीं लिखना आपने, सिर्फ क्लिक या टिक है। देखो यहां पर लिखा है सेक्शन ए एमसीक्यू और 20x1 20 नंबर में, राइट। 20 क्वेश्चन है एक एक नंबर के। अभी जो एमसीक्यू है उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वहां पर भी आपको बस क्लिक करना है। और ये जो क्लिक करना है किसी दूसरी स्क्रीन पे जाके नहीं करना। कई बार ऑनलाइन एग्जाम में ऐसा होता है कि पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है, मतलब आप इसकी प्रैक्टिस मॉक टेस्ट की भी करके देख सकते हो। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आता है, फिर आपको राइट में ABCD में क्लिक करना पड़ता है, फिर आप नेक्स्ट पे बटन दबाते हो, फिर सेकंड क्वेश्चन आता है। यहां ऐसा नहीं होता।
सीएमए के एग्जाम में बस आपने स्क्रॉल डाउन करना है तो आप क्वेश्चन 1 से 2 पर आ सकते हो, 2 से 1 पे जा सकते हो। बाकी कंपेटिटिव एग्जाम में यह सुविधा नहीं है। तो यहां पर फायदा क्या है अपने को कि 20 एमसीक्यू में जो आपको आता हो वो करिए, जो नहीं आता हो उसको बात के लिए छोड़ दीजिए। तो क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं करा तो 20 के 20 एमसीक्यू में दिक्कत होगी। आ जाओ सर। हम बस देख रहे थे दिसंबर 21 में पेपर का पैटर्न कैसा था। तो पहला जो 20 क्वेश्चन है वो लॉ में एक एक नंबर के 20 एमसीक्यू आते हैं, राइट। और ये जो 20 एमसीक्यू आते हैं मैं ये बता रहा था कि स्क्रॉल कर सकते हैं। स्क्रॉल करने का मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा। अगर आप कोई भी सरकारी एग्जाम दोगे ना कंपेटिटिव वाला, तो उसमें एक बार में स्क्रीन पर एक ही क्वेश्चन रहता है। तो मान लो हमें वो नहीं आता तो हम नेक्स्ट का बटन दबाते हैं, फिर दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। लेकिन यहां पर आप इजीली स्क्रॉल डाउन और अप कर सकते हो। तो इससे फायदा समझ लीजिए प्लीज क्या है। ये बातें अगर आज नहीं सुनेंगे ना तो अपन उस हिसाब से टारगेटेड तैयारी नहीं कर पाते। जनरली ये क्लासों में लास्ट में डिस्कस होता है, मैं पहले दिन डिस्कस करना चाहता हूं कि 20 एमसीक्यू अगर आपको एग्जाम में तुरंत याद आते हो तो अटेम्प्ट करिए, अगर तुरंत याद ना आते हो तो इन पर अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पहले उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए जिनमें लंबे लंबे आंसर्स हैं, जिनमें ज्यादा सोचना है, जिनमें ज्यादा लिखना है, तब आप इन पर आ जाइए। अब आप ये देख लीजिए 20 क्वेश्चंस हैं। इन 20 क्वेश्चंस के बाद मैं अगला पार्ट आपको बताता हूं कि एग्जाम में क्या आता है। ये दिसंबर 21 का ओरिजिनल पेपर है जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ। इसमें जितना भी ब्लैंक स्पेस दिख रहा है वो पीडीएफ में है, वहां पर लिखना कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्लिक ही करना होता है। सीएमए में आजकल आपने सुना होगा बहुत हंगामा है कि ऑफलाइन एग्जाम कर दो, ऑफलाइन एग्जाम कर दो, ऑफलाइन एग्जाम से बहुत फायदा होगा। पता है आपको प्रॉब्लम ऑनलाइन एग्जाम में नहीं है, प्रॉब्लम ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी में है कि सेंटर्स पर सिस्टम नहीं खुल पाए या इंटरनेट नहीं चल पाया या अपन को प्रैक्टिस नहीं है ऑनलाइन आंसर्स करने की। ऑनलाइन पेपर बेस्ट है, जल्दी रिजल्ट आता है, कम लिखना होता है, आसानी से पेपर सबमिट हो जाता है। ये देखिए सर, अब दोबारा से 20 नंबर के 20 क्वेश्चंस हैं। ये 20 नंबर के 20 क्वेश्चन। अब यहां पर जो क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक है। द पर्टिकुलर्स ऑफ द इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर शैल बी नोटिफाइड इन द डैश, विच वर्ड अकॉर्डिंग टू यू मोस्ट अप्रोप्रिएटली फिल द अबव ब्लैंक। मतलब एक एक दो दो शब्द लिखने। तो आप सोचो 20 नंबर एमसीक्यू में कितना लिखना है, कुछ नहीं। 20 नंबर 1 वर्ड में क्या लिखना है, 1 वर्ड। इसका मतलब दोस्तों आप सबसे पहले अपने मन से ना ये टेंशन हटाओ कि लॉ में आंसर लिखना की कला बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आंसर को कैसे लिखें हमें सीखना चाहिए। हमें तो आता ही नहीं, हाय हमारा क्या होगा, वी डू नॉट नो हाउ टू पुट द आंसर्स इन फ्रेम। तो ऐसा कुछ है ही नहीं। 40 नंबर का पेपर तो ऐसा है जिसमें अपन क्लिक क्लिक करेंगे और बल्ले बल्ले हो जाएगी, बिना ढोल के नाच सकते हैं आप। तो लेट अस रिलीज द स्ट्रेस, लेट अस रिलीज द टेंशन फर्स्ट। ठीक है, आपने अकाउंट्स पहले सुना होगा, आपने इकोनॉमिक्स पहले सुना होगा। टैक्स और लॉ दो ऐसी चीजें हैं जो शायद पहली बार आप इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे। ठीक है, आपका एग्जाम फाउंडेशन का था या आप इसमें आ चुके हैं इंटर में? इंटर में ही है। फाउंडेशन दिया था या ग्रेजुएशन से? और वो कब दिया था? जान में। तो दोस्तों अब ये आप देखो कि 20 क्वेश्चन आ गए हमारे, कैसे वाले, एक एक नंबर वाले, और ये भी 20 क्वेश्चन आ गए। इसमें देखो फिल इन द ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक है, एक एक वर्ड है। अब इन 40 नंबर के क्वेश्चंस को 1 मिनट स्किप कर देते हैं। थोड़ा सा ना पहले दिन लगता है इन बातों को समझने में टाइम। अभी टॉपिक हम शुरू कर लेंगे, फिर आपको चैप्टर की फील आ जाएगी। ये देखिए आप, अब यहां पर 40 नंबर तो ऊपर आ चुके, और ये कितना है 48। तो कितना टोटल हो गया 88। और उसके बाद लास्ट में आपको 12 नंबर की एक केस स्टडी दिखेगी। ये क्या है, यहां पे ना ये जो क्वेश्चन आते हैं इनमें मेहनत है, इनमें लिखने की कला चाहिए। यहां पर क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय बेलमेंट, मेंशन द ड्यूटीज ऑफ अ बेलर इन दिस रिस्पेक्ट। 6 मार्क्स का क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपने को होती है कि हम मार्क्स के हिसाब से कितना बड़ा आंसर लिखें, ये हम नहीं समझ पाते।
ठीक, सबको ये समस्या है कि 4 नंबर के आंसर में कितना लिखें, 5 नंबर में कितना लिखें और 10 नंबर में कितना लिखें। मैं आपको ये गुजारिश करना चाहता हूं कि हम बीए या एमए की पढ़ाई नहीं पढ़ रहे। अगर हम बैचलर ऑफ आर्ट्स या मास्टर्स ऑफ आर्ट्स कर रहे होते तो उसमें ना फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू थिंक वाज विलियम वर्ड्सवर्थ ट्राइंग टू से इन हिज पोएम। विलियम वर्ड्सवर्थ क्या कहना चाहते थे अपनी कविता में, 6 नंबर में बताएं। तो वो तो चलो हम 6 नंबर में लपेट सकते हैं 4 पन्ने, लेकिन अगर मान लो एग्जामिनर ने आपसे इतना पूछा, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर अंडर द कंपनीज एक्ट 2030, तो सपोज करो 9 ड्यूटीज हैं और 4 नंबर में आई वो, तो काट के 4 लिखोगे या पूरी 9? पूरी 9, एग्जैक्टली राइट। एक टॉपिक है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, फाउंडेशन में आपने कभी सुना हो, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, देयर आर 5 टाइप्स। लेकिन दोस्तों वो आया 6 नंबर में एग्जाम में, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 5 की जगह 6ठी लाइन पैदा कर दोगे तुम। कानून में जितना है उतना ही तो लिखना है। तो लॉ में आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि जितना कंटेंट लॉ के अंदर है बस उतना ही लिखना है। कम लिखेंगे तब भी कलेश है, ज्यादा लिखेंगे तो है ही कलेश। इस बात के सबूत मैं दूंगा आपको, आप मुझे पहले दिन का थोड़ा सा समय दे दें क्लास का, ये सब बातें बहुत जरूरी हैं। अब आप 6 मार्क्स में क्वेश्चन हो, 10 मार्क्स में क्वेश्चन हो, 2 मार्क्स में क्वेश्चन हो, अब उसने ड्यूटीज ऑफ बेलर पूछा, तो आप रजिस्टर याद करिए जो आपने क्लास में लिखा होगा, किताब याद करिए जो आपने रीड करी होगी। अगर उसमें ड्यूटी 5 है तो 5 लिखनी है, 12 है तो 12 लिखनी है, याद रहे तो। ठीक है, जबरदस्ती आर्टिफिशियल आंसर ना तो छोटा करना ना बड़ा करना। देखो आप अब ये जरा आंसर देखते हैं कितना बड़ा इन्होंने लिखा है। ये देख रहे हैं आप, ये है आंसर बस। अच्छा, ये आंसर किसने लिखा है? राघव गोयल ने? नहीं, आईसीएमआई ने। ये कलकत्ता से लिखा हुआ आंसर है। तो ये इस बात का सबूत है दोस्तों कि 6 नंबर में फैल फैल के 4 पन्ने नहीं लिखने हैं। जहां पर बात पूरी हो गई वहां हमने भी आंसर खत्म कर दिया, राइट। अब देखिए आप अगला क्वेश्चन, डिस्कस द रेमेडीज अवेलेबल टू बायर अगेंस्ट सेलर फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेलर ने सेल का समझौता तोड़ दिया और वो बायर जो है वो पूछ रहा है अब मैं क्या करूं। तो आपको बताना भाई तू ये कर सकता है, तो आपने बताना है देखो वो स्यू कर सकता है, इसके लिए स्यू कर सकता है, इसके लिए स्यू कर सकता है, इसके लिए 6 पॉइंट है। तो 6 होंगे इसलिए 6 पॉइंट है, वो 6 मार्क्स का इसलिए 6 पॉइंट नहीं है। अब देखो आप, हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट। तो ये टैबुलर डिफरेंस है। यहां पर देखिए बेसिस लिखा है, हां का कहां लिखा है? नहीं लिखा, सीरियल नंबर लिखा खाली। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल देखोगे तो वहां बेसिस है। अगर आप कोचिंग सेंटर में हम जैसे लोगों की किताबें देखोगे तो हम तो बड़ा सजा सजा के वो इंप्रेशन झाड़ना होता ना बच्चे पे, तो बेसिस लिखते हैं हम। बट डियर एग्जाम में ना याद रहे बेसिस तो आंसर तो लिख कर आना है, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं। देखो बिल्कुल क्लीन आंसर है। अगला क्वेश्चन, डिस्कस द डिफरेंट प्रोविजंस रिलेटिंग टू पेंशन फंड एज पर सेक्शन 23। इस पर जरा 1 मिनट चर्चा कर लेते हैं। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं याद आ रहा सेक्शन नंबर 23 क्या कहता है, तो वो नंबर के साथ साथ नाम भी तो बता रहा है। जैसे अभी हमने बात करी ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर बताइए, वो सेक्शन 166 है। तो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, What are the duties of directors as per section 166 of Companies Act 2030? अब आप तो टेंशन में आ गए, सर्दी में दिसंबर में पसीना आने लगा आपको, आप कह रहे यार 166 मतलब 166 तो पढ़ के नहीं आया भाई, भूल गया मैं क्या करूं। अरे यार, अरे तो 166 को उंगली से छिपा दो, ठीक है, इसे छिपा देते हैं, ये दिख ही नहीं रहा मान लो हमें। अच्छा अब क्वेश्चन पढ़ो, अब यहां क्या लिखा है, डिस्कस द डिफरेंट प्रोविजंस रिलेटिंग टू पेंशन फंड एज पर पीएफआरडीए एक्ट 2013। तो बस यही तो बताना है, प्रोविजंस ऑफ पेंशन फंड। वो जो भी पढ़ रखी होगी आपने आप लिख दीजिए। सेक्शन नंबर, सिर्फ सेक्शन नंबर का प्रश्न ना आज तक आपके में आया ना आज तक फाइनल में आया। वो ये कभी नहीं पूछ सकते राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेक्शन 11, बस इतना नहीं आता। वो पूछेगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेक्शन 11 विच रिलेट्स टू कॉम्पिटेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे पूरा पूछेगा आपसे सब कुछ, ठीक है।
तो नंबर याद रहे बहुत अच्छी बात है, नंबर याद नहीं रहे तो भी अच्छी बात है, बस गलत नहीं चिपका के आना है कि 23 का 22 कर दिया कि 22 का 24 कर दिया। एनीवेज, अब ये 6 नंबर में है सर, देखो आप 0.4 है केवल। अब डिस्कस द डिफरेंट पावर्स दैट कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय एन इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर की शक्तियां, सिंपल प्रश्न है, जो भी शक्तियां आप क्लास में पढ़कर गए होंगे वो यहां पर लिख दीजिए आप। 6-7 नंबर का क्वेश्चन है और पावर्स भी 7 है, ये कोइंसिडेंस है, ठीक है। स्टडी मटेरियल आपके पास है, वेबसाइट आपके पास है, सब कुछ मैच कर सकते हैं आप। डिस्कस द प्रोसीजर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी। ग्रेचुटी कुछ होता है, हम समझेंगे वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो यहां पर पूछ रहे। सर सारे क्वेश्चन ना मैं पढ़ के इसलिए सुना रहा हूं कि हमें कुछ प्रूफ करना है पेपर के एंड में। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ 1 पर्सन कंपनी। कंपनी लॉ से ही अपन शुरू करेंगे आज। तो 1 पर्सन कंपनी किसे कहते हैं, उसके बेनिफिट्स पूछ रहा है, वो फायदे क्या है एक आदमी वाली कंपनी खोल के। ये है जी 6 मार्क्स में। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ रिन्यूड शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट को रिन्यू कराने का प्रोसेस क्या है। फिर है व्हाट आर द डिफरेंट ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट। अब इसने सेक्शन नंबर नहीं लिखा, तो लिखे तब भी ड्यूटीज वही है, नंबर ना लिखे तब भी ड्यूटीज वही है। अपने को तो टॉपिक याद करके जाना चाहिए। अब ये इसमें 6 मार्क्स में क्वेश्चन है, ये देखिए आप, इतना सा आंसर है। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स। ये वो प्रश्न हैं जिनमें आप थोड़ा सा ऊपर नीचे लिख सकते हैं। आपके कोर्स में आपको पता होगा 10 नंबर का एक चैप्टर है एथिक्स, और वो जो एथिक्स है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम फिलॉसफी, सच्चाई, अच्छाई, पवित्रता की बातें करते हैं। उसके अंदर आप थोड़ा सा अप एंड डाउन लिख सकते हैं। लॉ में अपनी मर्जी से अप एंड डाउन नहीं लिखना है। वहां पर कोई चीज 30 डेज में होती है तो 30 डेज में ही होती है, उसका 29 नहीं कर सकते। लेकिन एथिक्स की इंपॉर्टेंस समझाते वक्त अपनी तरफ से 4 बातें, टाटा बिरला की तारीफ, महिंद्रा की तारीफ, कुछ ईमानदारी वाली बातें, वो आप यू कैन राइट अबाउट इट। अब देखिए आप 12 नंबर में जो भी है, अभी 1 मिनट देख लेते हैं। 88 देख लिया आपने, कहीं पर केस स्टडी नहीं है। ये तो वो पेपर है दोस्तों जो लेटेस्ट है। इससे पुराने सारे पेपर यदि आप देखना चाहें तो आपके पास 3 रास्ते हैं। या तो सीएमए की वेबसाइट खोल लीजिए, वहां पर सारे पुराने पेपर हैं। दूसरा ऑप्शन, मार्केट में वो स्कैनर आता है, वैसे वो यहां से मिलेगा आपको, वो खरीद लीजिए आप। तीसरा ऑप्शन ये जो यहां से किताब मिलेगी उसमें पन्ने पलट के देख लीजिएगा। सर होता यह है कि हम हिंदुस्तान में अफवाहों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। किसी ने कह दिया तुझे केस स्टडी नहीं सीखी, हमने कहा हाँ भाई हमने तो केस स्टडी नहीं सीखी। तो बच्चा घबरा के बैठा, केस स्टडी सीखी नहीं हमने तो। अरे आए तो केस स्टडी, मैं ये नहीं कह रहा हम नहीं सीखेंगे, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। मैं बस ये कह रहा हूं कि अपने को पता रहना चाहिए कितने लेवल तक जाके केस स्टडी सीखनी है, कितनी गहराई तक जाकर हमें किस एंगल के प्रश्नों की तैयारी करनी है। अगर आपके यहां भी भर भर के केस स्टडी आती है और फाइनल में भी भर भर के केस स्टडी आती है तो फायदा क्या फिर उसमें फाइनल वालों को फाइनल में होने का। वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज कमिंग इन आवर पेपर एंड व्हाट इज कमिंग इन देयर पेपर। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की किताबों से नहीं पढ़ना है और किसी और लेवल की किताबों से नहीं पढ़ना है। एथिक्स फाउंडेशन में भी था, एथिक्स इंटर में भी है, कॉन्ट्रैक्ट उधर भी था, कॉन्ट्रैक्ट इधर भी है, कंपनी लॉ इंटर में भी है, कंपनी लॉ फाइनल में भी होगा, तो कुछ तो अंतर जरूर होगा ना। तो ठीक है, बी स्पेसिफिक टू इट। अच्छा 12 नंबर में देखते हैं क्या करते हैं ये लोग, बड़ा कमाल खेला इन्होंने। ये देखिए आप, राइट शॉर्ट नोट ऑन रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। 3 नंबर, लाइसेंस कैसे कैंसिल होता है वो बताना है। राइट शॉर्ट नोट ऑन हजार्डस प्रोसेस, हजार्डस प्रोसेस क्या होता है वो बताना है। राइट शॉर्ट नोट ऑन टाइप्स ऑफ एथिक्स, वो बताना है आपको। अच्छा टाइप ऑफ एथिक्स ना, यहां 3 दिख रहे हैं ना आपको, 4 होते हैं फाउंडेशन में, इंटर में 3 है। मैं क्या करूं बताओ। तो अब मान लो बच्चे को वही याद रहे बचपन वाला, मतलब फाउंडेशन वाला, तो 4 लिख कर आ जाएगा पेपर में, बट इन इंटरमीडिएट दे आर 3। शॉर्ट नोट ऑन एंडोर्समेंट, शॉर्ट नोट ऑन कोवर्जन। अब देखिए ये है केस स्टडी क्वेश्चन,
अब इतनी लंबी चौड़ी कहानी लिखी है इन्होंने, इस कहानी को जब भी आप सॉल्व करते हैं, बचपन में भी तो कभी आपने इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन पैसेज देखा होगा, एक बड़ा सा पैराग्राफ होता है सर, उसके बाद उस पर आधारित ना 4 क्वेश्चन होते हैं। मतलब आज पहली क्लास है, देखिए थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिए, आप अपने चेहरों से मुझे ये सिग्नल मत देना चैप्टर नहीं शुरू हो रहा, भी कर रहा हूं चैप्टर। आप मुझे बताइए सर, पैराग्राफ पहले पढ़ना चाहिए या प्रश्न है? प्रश्न। अच्छा, आप जो आपका मन करे, यहां नंबर थोड़ी मिल रहे हैं, चिट चैट है ये तो। क्वेश्चन पहले, हाँ पैराग्राफ। अच्छा अच्छा, वो तो दोस्तों ने क्वेश्चन बोला इसलिए तो क्वेश्चन नहीं ना। हाँ मैडम, क्यों क्वेश्चन क्यों? जी बिल्कुल सही जवाब है आप सबका। पता है मोहित, क्वेश्चन पहले पढ़ो, उससे फायदा क्या होगा कि तुम्हें पता होगा कि तुम्हारी आंख किधर टिकानी है और किधर बचानी है। मान लो नीचे प्रश्न में उसने पूछा है कि मोहन ने कितने वर्ष नौकरी करी इस कहानी के अंतर्गत, तो जैसी मोहन का नाम आ जाए तुरंत अपनी निगाहें टिका लो, अरे वाह यही पूछ रहा था वो नीचे, मुझे पता है। तो दैट मीन्स वी नीड टू नो व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, पूछा क्या है ना। अब आप जरा यहां देखिए, बच्चा जो सामान्य है, आप तो विशेष लोग हैं, सामान्य बच्चा पहले क्या पढ़ेगा? कहानी, आधा घंटा उसी में खा जाएगा वो। कॉम्प्रिहेंशन पैक पैसेज आर मेंट टू कंफ्यूज यू पीपल। आपके यहां तो नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के फाउंडेशन में कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी आते हैं, अंग्रेजी है उनके कोर्स में, वहां बहुत प्रैक्टिस करानी पड़ती है इस बात की, भाई तू क्वेश्चन पढ़ ले पहले। बच्चे का मन करता नहीं कहानी पढ़ लूं पहले। अब ये देखो इतना बड़ा है ना, अब कहानी के बाद जो प्रश्न है वो सुनिए आप। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ डिसीजन टेकन बाय दिस कंपनी, जो भी कंपनी है ये, टू फॉरफीट द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी ऑफ मिस्टर सिंघानिया इन द लाइट ऑफ द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। तो पहले अपने दिमाग में क्या दोहराओगे? ग्रेचुटी का फॉरफीचर क्यों हो सकता था, ग्रेचुटी के फॉरफीचर के नियम क्या हैं। यदि इस कहानी के अंदर वही नियम फॉलो हुए और फिर फॉरफीचर मतलब छीन लेना ग्रेचुटी, तब छीनी, उस नियम की वजह से छीनी, तो डिसीजन बढ़िया है, और अगर उसके अलावा किसी और वजह से छीनी तो उनका डिसीजन गलत है। अब कहानी में हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। दूसरा देखें आप, ये जी, ये अगला क्वेश्चन। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ डिसीजन टेकन बाय दिस कंपनी टू विदहोल्ड द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी ऑफ मिस्टर अरुण भारत। तो अपने को विदहोल्ड का नियम पता होना चाहिए कि किसी की ग्रेचुटी फॉरफीट का तो मतलब है कि उसे देंगे ही नहीं, विदहोल्ड का मतलब है कि रोक के रख लेंगे, उससे कहेंगे भाई तू पहले ये कर, ये क्यों कर रहा, तू गलती करी ना, सही कर पहले फिर देंगे ग्रेचुटी। तो विदहोल्ड मतलब रोक के रख लेना। अब आंसर देख लीजिए आप, एक एक लाइन का आंसर है। ये रहा तीसरा प्रश्न, 4 नंबर का क्वेश्चन है और ये 4 नंबर का आंसर है सर, सिर्फ इतना सा, जिसको लेकर हंगामा है हालातों में, हाय कैसे लिखेंगे। अरे फ्रॉम द अबव डिसाइड वेदर मिस्टर वरुण भारत इज एंटाइटल टू क्लेम ग्रेचुटी। क्या वरुण भारत ग्रेचुटी क्लेम कर सकते हैं कि नहीं? तो ग्रेचुटी पे अकेले 12 नंबर का क्वेश्चन है, बताओ, जबकि ग्रेचुटी बड़ा लो प्रोफाइल चैप्टर है। मेरे अगर आप ग्रेचुटी के नोट्स देखें, मेरा पीडीएफ पुराने लेक्चर्स का, तो होगा 4-5 पन्नों का बस। अब उसे देख के ना, क्या नाम आपका? विपुल, आपका? विभू, केतन, चेतन। तो वो अगर आप 4 पन्ने देखेंगे तो उसे देखकर विभू ऐसा लगेगा इससे क्या आएगा, इंटरमीडिएट सीएमए पेपर नंबर 6 कैसे पास हो सकती है हम। सर दिक्कत खाली ये है कि पन्ने गिनते हैं हम, मोटापा देखते हैं किताब का,
वीडियो के आवर्स गिनते हैं, 60 घंटे भी नहीं है मेरी क्लास में, जो स्टूडियो रिकॉर्डेड क्लासेस है मेरी। मतलब ये तो फेस टू फेस है, देखो इसमें तो बात करते करते ना टाइम बढ़ जाता है। अब स्टूडियो में को होता तो है नहीं, दीवारों से क्या बात करूं मैं। तो वो जो स्टूडियो रिकॉर्डेड क्लास है वो 40-50 घंटे में पूरी है। अब बच्चे को हमारी जो काउंसलर्स हैं वो साबित करते करते थक जाती हैं, भाई ये बस सही है, ये यही पढ़ ले। सो आई मीन टू प्रूव, व्हाट आई मीन टू प्रूव इज कि पेपर के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस ज्यादा हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम हैं। और अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हैं भी तो आपने देखा कि उनके आंसर लिखने का अंदाज बिल्कुल अलग नहीं है। सिंपल बात उस बेचारे ने पूछी कि फलाने पर्सन को ग्रेच्युटी मिलेगी तो कैसे मिलेगी, क्लेम कैसे करेगा, उसका फॉरफीचर हुआ तो सही हुआ या गलत हुआ, उसको विदहोल्ड करा गया तो सही करा गया या गलत। आपको क्या लिखना है, यस इट इज राइट, हिज ग्रेच्युटी कैन बी विदहेल्ड बिकॉज ही हैज, ये जो उसने करा है, या मिस्टर वरुण भारत कैन क्लेम ग्रेच्युटी बिकॉज, जो भी उसका रीजन होगा। 2 लाइन में अपनी बात पूरी करी, काम खत्म हो गया। तो मैं आप लोगों के मन से सबसे बड़े जो भ्रम हमारे समाज में पैदा हो गए हैं लॉ को लेकर, वो खत्म करना चाहता हूं। ये दूसरी दुनिया से आया हुआ एलियन नहीं है, ये दूसरे ग्रह का प्राणी नहीं है कि जिसको देखकर आप समझ जाएं कैसे लिखें कैसे लिखें कैसे लिखें कैसे लिखें, कैसे क्या लिखें, जैसे आप एक दूसरे से बात करते हैं वैसे लिखें। और केस स्टडी केस स्टडी केस स्टडी, कुछ नहीं होती केस स्टडी, सिंपल स्टोरी। मान लो ये अरुण भारत तुम्हारा पड़ोसी होता और तुमसे आके पूछता, भाई मेरे साथ ना ऐसा ऐसा हो गया, पता तुझे, और फिर ना मेरे को ग्रेच्युटी मांगनी है, मांग लूं? आप कहोगे हाँ मांग ले, तूने तो कंपनी में 5 साल काम करा है, तुझे तो ग्रेच्युटी मिलनी चाहिए। यही बात अंग्रेजी में चिपका के आनी, बात खत्म। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। एक अगली सूचना, अब बात रही इस बात की कि ये सारे आंसर्स हम ऑनलाइन एग्जाम में जो दिसंबर में होगा, दिसंबर में तो ऑफलाइन के मुझे कोई चांस लगते नहीं, कितना भी आप आंदोलन कर लीजिए उसमें थोड़ा समय लगता है फैसले बदलने में, अभी तो ऑनलाइन का ही अंदाजा है। तो आंसर की प्रैक्टिस या तो आप अपने घर पे कर लीजिए लैपटॉप पे, ठीक है, क्वेश्चन, और या फिर आप नीचे ना 26 कंप्यूटर की लैब है, मैं विज्ञापन नहीं कर रहा लेकिन अपनी बात तो बता दूं, नीचे 26 कंप्यूटर की लैब है, उसमें जब जब समय खाली है हम आपको लिख के भेजते रहेंगे, आप अपना आके आराम से उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। पेपर देते रहिए 2-2 घंटे का, 1-1 घंटे का, 1.5 घंटे का, ठीक है सर। तो इससे आपको आज आदत लग जाएगी, दिसंबर वाले महीने में टेंशन नहीं होगी कि अब आंसर कैसे लिखें। अगर पेपर ऑफलाइन हो गया तो भी टाइपिंग स्पीड आ जाएगी तो खराब थोड़ी हो जाएगा हमारी उंगलियों में, और अगर पेपर ऑनलाइन हुआ तो हम तैयार हो चुके होंगे। ठीक है, एक दूसरी चीज, अब जरा सर वो सीएमए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से मुझे कुछ दिखाना था आपको। सर ये सीएमए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे ना कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे काम की हैं लेकिन अपने को पता ही नहीं होता कि वो यहां पर हैं। एक बार आप स्टूडेंट्स पर आएंगे, ठीक है, फिर एग्जामिनेशंस पर आएंगे, फिर यहां पर आप सबसे पहला देख रहे हैं क्या लिखा है, गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट्स। मैं सिर्फ आपको दिखा दे रहा हूं, आराम से डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा घर पे। गाइडलाइन फॉर स्टूडेंट्स, ये जनरल गाइडलाइन आप पढ़ लेना बाद में, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की गाइडलाइन है। बस मैं एक सैंपल के लिए एक बात बताना चाह रहा था, यहां क्या लिखा है, ऑलवेज लीव लेफ्ट हैंड पेज फॉर शोइंग वर्किंग्स। अब तो ऑनलाइन हो गया चलो पेपर, लेकिन जब ऑफलाइन होता था दोस्तों तब भी कोई ये नहीं मानता था कि सारे वर्किंग नोट लेफ्ट हैंड साइड पे रखने हैं और सारा मेन आंसर राइट हैंड साइड पे रखना है। बच्चा कह रहा है यार ऐसे कैसे करें, अरे जब वो कह रहा कर दो तो कर दो। फिर हम पूछते हैं दिल्ली से आजकल रैंक नहीं आती, वो तो सारी विजयवाड़ा से आती है, गुंटूर से आती है, वो मानते हैं ना जो कैलकाटा कह रहा है उसे। तो खैर आप पढ़ लीजिएगा कि न्यूमेरिकल में क्या पॉइंट्स हैं। मैं जरा आपको थ्योरी का पढ़ के सुनाता हूं, ये देखिए आप थ्योरी क्वेश्चंस में क्या करें, मोटा मोटा 2-4 बातें। आंसर टू द पॉइंट एंड बी ब्रीफ, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिखिए। वैल्यूएटर जो चेक करेगा आपकी कॉपी, डू नॉट हैव एम्पल टाइम
टू रीड योर आंसर पेपर। वो आपके पास, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपका आंसर पेपर पढ़े। दे विल अबंडेंटली, अबंडेंटली एक खराब शब्द है। अबंडेंटली का मतलब होता है बस यूं ही देख लिया, यूं ही। मेक यूज ऑफ स्कैनिंग टेक्निक, मतलब वो कुछ देखेंगे कुछ नहीं देखेंगे। तो आपको फैल फैल के लिखना नहीं है, ये इधर छपा हुआ है। हां जी, प्रेजेंट योर पॉइंट एज अ लिस्ट। जनरली हमें पैराग्राफ्स लिखने की आदत है। हर छोटी बात को ना अलग पॉइंट में लिखिए, हर छोटी बात बुलेट बना के लिखिए, तो उसको दिखने में थोड़ा सा इजी रहेगा। अगर पैराग्राफ लिखते हैं तो हेडिंग्स बनाइए उसकी, या आप एग्जाम मतलब बाद में खुद से जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर क्या लिखा है, प्रेजेंट एग्जाम्पल्स एंड इलस्ट्रेशंस फ्रीक्वेंटली। अब स्टूडेंट को पता नहीं कैसे लगता है कि एग्जाम्पल नहीं लिखने चाहिए ज्यादा, वो तो कह रहा है फ्रीक्वेंटली लिखो। मान लो उसने आपसे क्वासी के 5 पॉइंट पूछे, तो 5 पॉइंट में 5 एग्जाम्पल भी लिखो। लगना चाहिए उसे कि आपको बढ़िया तरीके से सब कुछ आता है। और कभी कभी दोस्तों डेफिनेशन याद नहीं रहती कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की, कंसीडरेशन की, तो पहली लाइन में ही लिखो, लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसीडरेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सपोज देयर इज अ मिस्टर ए, ऐसे आंसर शुरू करिए आप, कौन मना कर रहा है। हम याद करते रहते हैं कंसीडरेशन की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी सेक्शन 2 में। याद आए बहुत अच्छी बात है, ना याद आया तो भी कोई बात नहीं। हां जी, अंडरलाइन कीवर्ड वो तो आजकल हो नहीं सकता। टेबुलेट द कंपैरेटिव पॉइंट वो भी आजकल नहीं हो सकता। अवॉइड राइटिंग लॉन्ग एंड डिस्क्रिप्टिव आंसर, और इसके आगे के शब्द तो बिल्कुल कुर्बान हो जाने लायक हैं। आगे पढ़ो आप क्या लिखा है, दैट टेक अप योर्स एज वेल एज वैल्यूएटर टाइम, दे टेस्ट द पेशेंस ऑफ द वैल्यूएटर एंड इट इज रिस्की टू डू सो। मतलब लंबे आंसर लिखने से आप उस आदमी के पेशेंस की परीक्षा ले रहे हैं, और यह खतरनाक है। अब इससे ज्यादा खुलकर और क्या बोलेगी कलकत्ता की ऑफिस। हम कह रहे पता नहीं यार, हम तो बहुत बढ़िया लिख कर आए थे, नंबर कैसे कट गए। खैर, हां जी, ये देखो आप, वेन यू फॉरगेट, मान लो कुछ भूल जाओ तो आप जगह छोड़ दो। वो तो मैं कह रहा हूं आपसे, यू कैन स्क्रॉल इट डाउन और आप आंसर की जगह छोड़ दीजिए, बाद में लिखते रहिएगा। ये देखिए आप, इन केस ऑफ लॉ, इफ यू आर श्योर ऑफ द केस लॉ इन सेक्शन, अगर आपको सेक्शन अच्छे से श्योर हो, प्रोवाइड दीज इन द आंसर, बट इन केस ऑफ एम्बिग्यूटी यू में अवॉइड। फेल नहीं होंगे आप इससे। 100 में कितने नंबर वाला पास होता है? 40। हम कह रहे 50 सही, चलो 100 में से 90 आ जाएंगे ना, 10 नंबर काट लेगा सेक्शन के। आप आंसर करेक्ट लिखिए। अगर आपके हर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है, तो आपने अगर सेक्शन नहीं भी लिखे तो 10 काट लेगा, 20 काट लेगा, 30 काट लेगा, 40 काट लेगा, 50 काट लेगा यार, बिल्कुल जीरो थोड़ी कर देगा। लेकिन आप यदि पासिंग परसेंटेज निकालें, मैं दिखाऊंगा अभी आपको, वो तो 50% क्या 40% नहीं है। 40% बच्चा भी हिंदुस्तान का सीएमए जो अपीयर करता है वो पास नहीं होता पेपर में। लॉ की एवरेज मार्क्स, एवरेज मार्क्स, एवरेज मार्क्स, चेतन एवरेज मार्क्स 40 नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि ज्यादातर बच्चे उत्तर भी गलत लिख रहे हैं। तो हम नीचे जो छोटे पौधे की डाली है उसमें से तो फूल तोड़ नहीं रहे, वो जो ऊपर खजूर लटकी है वो चाहिए हमें। सोचो आप। तो मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मेरी निजी सलाह है कि सेक्शन याद ना करें। तो सर आप सेक्शन नंबर बताओगे? नहीं सर, ऐसा है, मैं वैसे तो बताऊंगा, मान लो मैं नहीं भी बताऊं ना, तो हर किताब में छपा है सेक्शन नंबर, तो उसको देखने में कितनी देर लग रही है आपको? मैं कुछ छुपा के थोड़ी रख लूंगा, पता नहीं चलना चाहिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 68 है, मैं छिपा लूं? अरे मैं कह रहा हूं पता होना 68 है तब भी भूल जाओ आप, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं करना है अपने को। हर चैप्टर में, आपके कोर्स में मैं दिखाऊंगा अभी 14 चैप्टर है, हर चैप्टर में सेक्शन 1 है, हर चैप्टर में सेक्शन 2 है, हर चैप्टर में सेक्शन 3 है। मान लो किसी भी छोटे से चैप्टर में भी 30 सेक्शन तो होंगे, तो 30 तो सब में अब क्या याद रखते फिर इसका सेक्शन 30 क्या कहता है, उसका सेक्शन 30 क्या कहता है, उसका सेक्शन 30 क्या कहता है, उसका सेक्शन 30 क्या कहता है। 14 into 30 भी करे तो भी कितना सारा होता है सर, 400 से ज्यादा सेक्शन, राइट? तो याद रहे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आप आइंस्टीन के अवतार हैं। याद न रहे तो आम इंसान फेल नहीं होता है।
लेकिन आंसर सही लिखना है ना, ये भी थोड़ा मैटर करता है। खैर ठीक है, ये सब आप देख लीजिएगा, बाकी इसको पढ़ लेंगे। अब कुछ और, ये बहुत जरूरी है सर। ये देखिए आप, ये रिजल्ट एनालिसिस है कि कितने प्रतिशत बच्चे पास होते हैं पेपर में, कितने स्टूडेंट। ग्रुप 1, केवल ग्रुप 1, जिन बच्चों ने बोथ ग्रुप नहीं दिया, सिर्फ पहला ग्रुप दिया, वो कितने बच्चे थे दिसंबर 21 में? 22 का डेटा आया नहीं अभी। 20,934, 20,934। हाउ मेनी ऑफ देम गॉट पास्ड? 3445, 16.46%। इसका मतलब जानते हैं आप क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 84% स्टूडेंट्स जो भी पढ़ के गए वो अप टू द मार्क या तो था नहीं, या फिर भी जो लिखकर आए वो अप टू द मार्क नहीं था। ठीक, तो जो मैं आपको ऐसी बात बताऊं जो मार्केट से अलग हो, तो ये सोचिएगा कि ज्यादा मेजॉरिटी फेल वालों की है। कुछ अलग ही करना पड़ेगा अपने को पास होने के लिए। अगर आप ये सोचें ऐसे तो कहीं नहीं होता जैसे आप बता रहे हो, तो अगर जो सब जगह होता है वो करें हैं तो 84% तो फेल है। अगला देख लो आप, ग्रुप 2 9881, 2140 बच्चे पास हुए। ये चलो फिर भी सही है, 21.66। बच्चा पहले ग्रुप के बाद थोड़ा समझ जाता है, उसे बुद्धि आ जाती थोड़ी सी, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। फाइनल के स्टूडेंट तक जब तक आप पहुंचोगे ना, यू वुड अंडरस्टैंड इट बेटर कि ये सब कुछ मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर्स इज राइटिंग द राइट पॉइंट इन द एग्जामिनेशन, राइट। खैर, बोथ ग्रुप वाले बच्चे वो हैं जिन्होंने बोथ ग्रुप दिए 11,860। दे टुक दिस करेज टू अपीयर इन बोथ ग्रुप्स, लेकिन पास्ड इन ईदर वन। दिए तो दो, एक में पास हुए, चाहे पहले में चाहे दूसरे में, कोई एक ही क्लियर हुआ उनका। ऐसे 847, नॉट इवन 1000, 7.14%। एंड पीपल हु क्लियर्ड बोथ द ग्रुप्स आर ब्लेस्ड। 1402, 11.82%, 11.82। सोचें आप, समझ आए जी हमें? तो इसका मतलब यह हुआ कि पासिंग परसेंटेज लंबी नहीं है। तो हमें इस बात को एनालाइज करना चाहिए अपनी पढ़ाई शुरू करते वक्त कि अगर हम भी पानी के जहाज में हैं और वो लोग भी पानी के जहाज में थे जिसका नाम टाइटैनिक था, तो वो डूबा तो वो क्यों डूबा? अगर हम आज वो हैं, क्या कहते हैं, छोटे छोटे कोई देश, क्या कहते हैं उसे, बांग्लादेश हैं हम, ताइवान हैं हम, मालदीव्स हैं हम, मलेशिया हैं हम, तो हमें सोचना चाहिए कि श्रीलंका में जो हुआ वो हमारे साथ नहीं होना चाहिए। दूसरे की गलतियों से अगर हम सीख लेंगे तो हमारा क्या बचेगा? समय। तो हमें क्या करना है? पुराने पेपर को बिल्कुल दिल से लगा के रखना है, मोहब्बत कर लेनी है पास्ट ईयर पेपर से। हर पल उस पर अपनी नजर रखनी है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं लिख पाऊंगा कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं लिख पाऊंगा कि नहीं, ये पूछ लेगा तो मुझे आता है कि नहीं। हमें किस पर ध्यान नहीं देना कि किताब के पन्ने तो सिर्फ 50 ही हैं, इसमें तो क्वेश्चन 18 ही हैं, क्लास तो खाली 1.5 घंटे ही चली, बैच तो खाली 3 महीने ही चला। उन बातों पर हम ध्यान ज्यादा देते हैं जिनका हमारे पेपर से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो बी क्लियर अबाउट इट। अगर ये नहीं करेंगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, राइट। चलिए, बस एक बार सिलेबस मैं आपको बता दूं, चैप्टर्स में 5 मिनट लगेंगे, फिर अपना चैप्टर शुरू कर लेते हैं। वी हैव टाइम। लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप बस देख लीजिए कि चैप्टर्स क्या क्या है। और आप सबका सिलेबस 2016 ही है, सिलेबस 2022 का अभी कोई अपना कुछ नहीं है। 1 अगस्त से जो एडमिशन होंगे उन स्टूडेंट्स का नया सिलेबस रहेगा। तो सर हमें कन्वर्ट कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। ओल्ड कोर्स का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मैंने 2009 में पढ़ाना शुरू करा था सर, मैंने 2008 सिलेबस देखा है, 2012 सिलेबस देखा, 2016 सिलेबस देखा, और अब भगवान 2022 सिलेबस दिखा रहा है। तो हमेशा ओल्ड सिलेबस का रिजल्ट परसेंटेज हाई होता है, क्योंकि उसके ट्रैकिंग पता है अपने को क्या आया क्या नहीं आया।
उसका क्या पता, नए कोर्स में क्या है, किताबें तक आई नहीं अभी। ये देख लो सर आप, ये यहां पर आपके सामने परसेंटेज वाइज लिखा है। आप जब 4 लोग नहीं थे तो मैंने बताया था कि वैसे आज के जमाने में परसेंटेज का वो रहा नहीं, कुछ भी हो जाता है पेपर में, कुछ भी आ जाता है, कुछ भी चला जाता है। कॉमर्शियल लॉ 30%, इंडस्ट्रियल लॉ 25%, कॉर्पोरेट लॉ 35% और एथिक्स 10%। परसेंट मतलब मार्क्स ही मान लो। ये जो कॉमर्शियल लॉ है इसमें 5 चैप्टर है, कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, 5 चैप्टर, ठीक है, एलएलपी। ये जो इंडस्ट्रियल लॉ है किसी जमाने में 7 थे, आज 8 हैं, ठीक है। फैक्ट्री, वेजेस, मिनिमम वेजेस, पीएफ, बोनस, ग्रेचुटी, कितने हो गए, पेंशन और ईएसआई, हम कोई पेंशन फंड, पीएफ, आरडीए। ये जो चैप्टर्स हैं देखिए, थोड़ा सा समझदारी से समझिएगा, 1 जुलाई जा चुकी है। क्या मतलब कि जो दिसंबर के एग्जाम आते हैं उनमें 1 जुलाई तक का चेंज आता है, और 1 जुलाई को भी नए लेबर लॉ भारत सरकार ने नोटिफाई नहीं करे हैं। मेरी जो रिकॉर्डिंग मार्केट में इस समय अवेलेबल है उसमें मैंने बोला है कि ये लेबर लॉ खत्म होने वाले हैं और नए वाले इंडस्ट्रियल लॉ आने वाले हैं। पीएफ, बोनस, ग्रेचुटी, वेजेस, मिनिमम वेजेस, ये सब मोहित खत्म हो जाएगा। कब से खत्म होगा, जब से सरकार बताएगी। और इनकी जगह क्या आएगा, नए 4 लेबर कानून आए हैं, कोड ऑन वेजेस, सोशल सिक्योरिटी कोड। इन कोड्स के अंदर नए प्रोविजन है बोनस के, नए प्रोविजन है ग्रेचुटी के, लेकिन वो 1 जुलाई तक लागू नहीं हुए। तो हमारे कोर्स में क्या आएगा, यही, ठीक। तो 8 हो गए इसमें। कॉर्पोरेट लॉ में 35 मार्क्स में सिर्फ और सिर्फ कंपनीज एक्ट 2013 है, उसके सिलेक्टेड सेक्शंस। कौन से सेक्शन, सिलेक्टेड सेक्शंस। तो कैसे पता चलेगा जी कौन कौन से सेक्शन है, कौन कौन से नहीं है। 1 से लेकर 122 तक सारे हैं। कहां से कहां तक, वो मैं लिखवाऊंगा अभी। 1 से लेकर 122 तक सारे हैं, ठीक। 1 से लेकर 122 तक। उसके बाद डायरेक्टर का सेक्शन होता तो 149 से 205 तक है, लेकिन सारे नहीं है, कुछ सिलेक्टेड सेक्शंस हैं, ठीक है। तो पूरा कंपनी लॉ 470 है, 470, सारे नहीं है कोर्स में। 1 से 122 तक सारा है, और फिर डायरेक्टर के सिलेक्टेड सेक्शंस कुछ 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 कुछ, ठीक। आखिरी है जी एथिक्स, 10 नंबर का। समझ आ गया हमें। अब हम अपना यहां से शुरू करते हैं कॉर्पोरेट लॉ से। अब कॉपी खोल लीजिए आप। नोटबुक तो सर आपको फेयर बना लेनी चाहिए, आप चाहें तो रफ बना लीजिए, लेकिन फिर आप ही की डबल मेहनत रहेगी। पहले पूरा यहां लिखोगे, फिर पूरा घर पे जाके लिखोगे, राइट। सेक्शन सी, कंपनीज एक्ट 2013। देखिए कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो बीच बीच में आएंगे, हम पढ़ लेंगे। लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है, अब वो लॉ कैसे बनता है, संसद किसे कहते हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं, प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या हैं, वो सब ठीक है, जनरल नॉलेज में पता होना चाहिए, लेकिन कोर्स का हिस्सा नहीं है वो। कंपनीज एक्ट 2013 आप यहां से शुरू करिए। सबसे पहली हेडिंग डाल दीजिए इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, राइट। कंपनीज एक्ट 2013 पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन। पॉइंट 1, any business may be done, any business may be done either alone
और इन पार्टनरशिप विद अदर्स। तो सर इसका कंपनी से क्या मतलब? तुम बस आराम से लिखते रहो। हमने लिखा एनी बिजनेस मे बी डन आइदर अलोन और इन पार्टनरशिप विद अदर्स। मतलब भाई हमारी इच्छा है ना, हम सारा पैसा खुद लगाएं या कोई राजू ढूंढ लें और राजू से कहें राजू आधा तू आधा में, या वट एवर परसेंटेज में बी देयर, राइट। पॉइंट 2, इफ इट इज अलोन, इफ इट इज अलोन, अगर ये अकेले है, कॉमा, the registration of business is not mandatory except for some industry based compliances, except for some industry based compliances such as pollution control certificate, pollution control certificate। बिल्कुल देखिए, आराम से लिखिएगा प्लीज, 35 नंबर का चैप्टर है। इफ इट इज अलोन, अगर हम अकेले कारोबार करते हैं तो सरकार ये कहती है कि तुम आनंद से अपना व्यापार करते रहो, कोई जरूरत नहीं है आपको कि आप मेरे पास आओ, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट जमा करो, कोई फार्म वारम भरो, मुझसे ठप्पा लगवाओ, ऑनलाइन फीस भरो और मुझसे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ले जाओ। दैट्स रियली नॉट नेसेसरी। क्यों? क्योंकि यदि वो व्यापार डूबा, यदि वो व्यापार बंद हुआ, तो किसकी तिजोरी खाली हुई? आपकी। आपने किसके पैरों पे कुल्हाड़ी मारी? अपनी। आपने किसका घर फूंका? अपना। तो सरकार को समस्या कम है, एक्सेप्ट फॉर सम इंडस्ट्री बेस्ड कंप्लायंसेस। का मतलब, अब आप सपोज करिए कांच की फैक्ट्री लगाएंगे, तो आगरा की सरकार, आगरा का डीएम कहता भाई मेरे यहां से पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट लिए बिना कांच की फैक्ट्री नहीं खुलेगी, समझे? हम कह रहे जी बाबूजी, तो वो तो लेना पड़ेगा। सपोज करिए कि आप पेट्रोल पंप खोल के बैठे हैं अकेले सोल प्रोप्राइटर, तो सरकार कह रही है भाई फायर एक्सटिंग्विशर लगाया, फायर सेफ्टी का लाइसेंस लिया, वो तो लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका सामान ऐसा है कि जिसमें सरकार के कुछ नियम लगते हैं। बाकी आप अकेले व्यापार करिए। प्रगति मैदान सुना है आपने, दिल्ली में है, तो प्रगति मैदान के बाहर सपोज करो मैं कोई ये माउस बेचने खड़ा हो जाऊं, ठीक, मैडम 500 रुपए का माउस, 500 रुपए का माउस, 500 रुपए का माउस। आपको पता है कि ये तो वैसे 2000 का आता है, लेकिन यहां तो 500 का मिल रहा है। मान लो मैंने दे दिया आपको, तो मैं 500 का दूं, 400 का दूं, 300 का दूं, 25,000 का दूं, मेरा दिल, मेरी मर्जी, मेरा मुनाफा, मेरा नुकसान, इसलिए सरकार को समस्या नहीं है। बात समझ आई हमें? चलो अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, when a business is done in partnership, when a business is done in partnership, comma, its registration becomes necessary, otherwise its registration becomes necessary, otherwise। मैं आपको कंपनी पर ही ला रहा हूं, बिल्कुल बेफिक्र रहें, कोई समय खराब नहीं हो रहा आपका। When a business is done in partnership, its registration becomes compulsory, नहीं ना, वो हिंदी में कहते हैं एक आवश्यक और एक अनिवार्य।
आवश्यक होता है कि भाई तुम्हारे लिए जरूरी है तुम करो, लेकिन अनिवार्य तो नहीं तुम सुबह उठकर 1 किलोमीटर दौड़ो, दिस इज नेसेसरी, ठीक है, आपकी हेल्थ ठीक रहे, बट इट इज नॉट मैंडेटरी कि साहब वो आप 1 किलोमीटर नहीं दौड़े एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ऐसा तो है नहीं। तो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन इज नेसेसरी, अगर हम नहीं करवाएंगे तो कुछ नुकसान हो जाएगा, लेकिन नेसेसरी है, ठीक है, यहां समझ आया आपको। अदरवाइज देयर विल बी सम एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस, otherwise there will be some adverse consequences like, क्या adverse consequences होंगे, जैसे like inability to file case, inability to file case on outsiders, मतलब इनेबिलिटी टू फाइल केस ऑन आउटसाइडर्स, मतलब कहीं किसी बाजार में मेरी तो चाय की दुकान थी और आप वो बेचते थे सैंडविच, वो हमने दोनों के बीच में जो दीवार थी वो तोड़ दी और हम क्या बन गए, ब्रेकफास्ट कॉर्नर, हमने मिलके कारोबार शुरू करा। या फिर किसी एग्जीबिशन में जो ग्रेटर नोएडा में लगी, उसमें जो स्टॉल का किराया था वो 40,000 रुपए था, हम पे तो थे नहीं, हमने आपसे कहा तू भी दुकान लगा ले मैं भी लगा लेता हूं, आधी आधी बांट लेंगे, तो 20-20 हजार रुपए की पार्टनरशिप करके हमने दुकान किराए पे ले ली, ठीक। अब हमने क्या करा, हमने लोगों के पैसे मार लिए, ठीक, लोगों के साथ धोखा कर दिया, तो लोग तो हम पर केस कर देंगे, लेकिन हम अदालत से कहेंगे जज साहब ये जो आया है ना इसकी सुनो आप, मैं बताता हूं आपको इसने क्या गलत करा, जज नहीं सुनेगा, क्योंकि हमारे कोर्स में एक चैप्टर है जो आप पढ़ेंगे पार्टनरशिप एक्ट, वो कहता है कि यदि हमने अपनी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो हम एक तो एक दूसरे पर नहीं कर सकते केस, हम बाहर वालों पे केस नहीं कर सकते, और सारी दुनिया तलवार लेके हमारा गला काट सकती है, हम कहीं जाकर कुछ नहीं कर सकते, ठीक, समझ आ गई बात। अब आई कंपनी नाम की चिड़िया पैदा होने वाली है, आइए देखें अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस, registration of business can be done, registration of business can be done under various laws, under various laws, अलग अलग कानूनों के अंतर्गत आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कॉमा, depending upon our requirement, depending upon our requirement and choice, depending upon our requirement and choice. सेम पॉइंट में लिखिएगा, based on the act, comma, our business gets its unique name and status. क्या मतलब, अभी समझते हैं, इसको पहले लिख लीजिए, हमने लिखा बेस्ड ऑन द एक्ट, एक्ट मतलब कानून, आवर बिजनेस गेट्स इट्स यूनिक नेम एंड स्टेटस, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ऐसे समझिए कि कोई छोटा बच्चा जिसके स्कूल का एडमिशन होना है, आपका नाम भूल गया मैं, पंकज, तो पंकज किसी बालक का स्कूल में एडमिशन होना है, लेकिन उस बालक के साथ समस्या क्या है, वो स्कूल ड्रेस नहीं पहन सकता अगर वो ब्लू कलर की हो तो, पता नहीं क्या बालक में ऐसे भगवान ने चिप लगा के भेजी है कि वो जैसी ब्लू देखता है वैसी पागल हो जाता है वो। तो फिर हमें क्या करना चाहिए,
हमें शहर के हर स्कूल की ड्रेस का कलर पता करना चाहिए और हमें देख लेना चाहिए कि जिस स्कूल में नीला रंग ना हो वहां एडमिशन करा दे बच्चे का, है ना। सपोज करिए कि सुबह स्कूल लाने ले जाने की सुविधा हमारे घर में नहीं है, हम 12 बजे के बाद ही स्कूल बच्चे को छोड़कर आ सकते हैं, तो हम दिल्ली में पता कर लें कोई ऐसा स्कूल हो जो 12 बजे के बाद खुलता हो तो उसमें एडमिशन करा दें अपने बालक का। किसी स्कूल में फीस 25,000 है और किसी में 25 रुपए, तो अगर हमें पता है कि हम 50 दे पाएंगे तो हम ऐसा स्कूल ढूंढे ना जिसमें 50 दे पाए। इसका क्या मतलब हुआ कि जब आप बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आप समझ लीजिए कि कौन सा स्कूल का कानून, कौन से स्कूल के नियम, कौन से स्कूल के कायदे आपको फिट बैठते हैं। जहां भी वो जाएगा स्टूडेंट तो कहलाएगा ही, वो जहां भी जाएगा पढ़ाई तो होगी, वो जहां भी जाएगा टीचर तो मिलेगा ही, वो जहां भी जाएगा बिल्डिंग का नाम तो स्कूल ही होगा ना, वो ABCD होगा या EFGH होगा तो स्कूल ही। अच्छा बुरा छोड़ो, फायदे नुकसान छोड़ो, वो तो यहां भी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपकी बहुत जरूरत है इस समय फोकस की। अब तक तो चुटकुले थे, अब चैप्टर है। अब वो 2 लोग, मोहित सुन नहीं रहे तुम, वो 2 लोग जो पार्टनरशिप करना चाहते हैं और वो रजिस्ट्रेशन भी चाहते हैं, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के फंस जाएंगे हम। अब वो लोग 2 लोग बैठे कैफे कॉफी डे में बैठे ये सोच रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कराने कहां जाएं। वो रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप फर्म के पास भी जा सकते हैं, उसे अंग्रेजी में कहते हैं ROF। क्या कहते हैं उसे? ठीक, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, यही है बगल में बिल्कुल जमुना किनारे। यदि वो चाहें तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास भी जा सकते हैं, उसे बोलते हैं ROC। यदि वो चाहें तो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास भी जा सकते हैं, उसे बोलते हैं RCOOP। वो कम पेपर चैप्टर कोर्स में नहीं है ना, इसलिए आपने कम सुना होगा। रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो वो को का CO और ऑपरेटिव का OP, तो वो RCOOP बोलते हैं उसको, RCOOP। वो कोर्स में नहीं है। मतलब यदि हम मिलकर कारोबार करें, यदि हम मिलकर कारोबार करें तो कितने रास्ते हैं पंकज भाई हमारे पास? कई सारे, और भी ये मैंने नाम नहीं लिए। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, कई तरीकों से हम अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, सुनते रहिएगा प्लीज। सिर्फ पार्टनरशिप एक्ट में जो रजिस्टर होती है उसे ही पार्टनरशिप कहते हैं, ऐसा नहीं है। 2 लोग मिलकर जो काम करेंगे वो भी पार्टनरशिप है। वो तो पार्टनरशिप एक्ट में जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से अलग होगी ना बात, समझे सर? अब प्लीज सुनते रहिएगा प्लीज। आपने अपने घर में, बाहर में, पड़ोस में, खानदान में, रिश्तेदारों में जरूर कोई ऐसा फैमिली सुना होगा जिसके पास पहले तो मोहित बहुत पैसा था, बिल्कुल ऐसा मतलब चेतन नोटों में गड़े नोट बिछा लेते थे, वही गद्दा बन गया। पहले तो ऐसे थे वो लोग, और आज के हालात में पैसे कम हो गए या खत्म हो गए या वो बिल्कुल बर्बाद हो गए। तो मैं ये जानना चाह रहा था जैसे विभू कि वो जो 25 करोड़ रुपए के ज्वेलरी लालाजी ने बनवा रखी थी ललाइन के नाम, वो कहां गई? अगर इनकी दुकान और फैक्ट्री बर्बाद हो गए तो मान लो लालाजी हैं एक, ठीक, तुम जवाब देना विभू। मान लो एक लालाजी हैं, उन्होंने दूसरे लालाजी के साथ पार्टनरशिप करी, इन दोनों की फैक्ट्री में आग लग गई। ठीक चेतन, सारा कारोबार जल गया। ठीक, सारे लोग जिनसे उधार माल खरीदा था वो पैसे मांगने आ गए, जिनसे फर्नीचर उधार खरीदा था वो पैसे मांगने आ गए, मशीन वाले पैसा मांगने आ गए, और वो बदमाश बैंक वाले कह रहे हैं तुमने 50 लाख लिए थे यार लोन के, वो लौटाओ। ठीक, हमारे पास तो है नहीं। तो लाला जी ने क्या करा, वो जो 25 करोड़ की ज्वेलरी भाभी जी की बनवा रखी थी वो बेच के इन लोगों को दे दिए। तो मेरे ये नहीं समझ आ रहा कि वो जो पैसे 25 करोड़ वाले थे वो तो ललाइन के थे ना, ललाइन मतलब वाइफ ऑफ लाला जी, वो तो भाभी जी के थे, वो क्यों गए? हाँ विभू, क्योंकि अच्छा लाला जी ने खरीदा था, वो उनके पैसों से, तो उन्होंने बोला भाई तू दे दे मैं तो बेचूंगा, मेरे को पेमेंट करनी है, तो इसलिए बेच दिया। राइट? हाँ बताओ, मेरा पंकज सवाल सुनना तुमने? हाँ, मेरा सवाल यह है कि अगर बिजनेस बर्बाद हो गया तो बिजनेस से जुड़ी हुई जो लाइबिलिटीज हैं
वो हम नहीं पे कर पा रहे क्योंकि बिजनेस के अकाउंट में पैसा नहीं है। ऐसे ही तो है विभू, पैसे नहीं है क्योंकि वो लाला जी ने बिजनेस सेटअप करा था, इसलिए उन्हें रोज हार्ट अटैक आ रहा है, बस भर्ती नहीं हो रहे अस्पताल में, लेकिन रोज सिर दर्द है। पेमेंट कैसे करें? जब वो चिंता में थे तो उन्हें याद आया कि 25 करोड़ की तो ज्वेलरी लॉकर में रखवा रखी है मैंने बीवी को खरीदवा के, तो उन्होंने वो मांग के बेच के पेमेंट्स कर दी और वो अब फ्री हो गए। मेरा प्रश्न पंकज जी ये है आपसे कि घर के गहने क्यों बिके जबकि वो तो कारोबार को घर का कोई आपस में संबंध ही नहीं है। अच्छा, ये मेरे को अंग्रेजी समझ नहीं आती। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब नहीं, वो भाभी जी नहीं दे रही करी, मैं तो मेरे गहने हैं। हाँ, तुम्हारा क्या कहना है मोहित? सेम, फिर सेम क्या मतलब उसका? अच्छा, मतलब तुम कहना चाहते हो कि क्रेडिटर पैसे मांगेंगे तो हमें देना पड़ेगा, अगर बिजनेस पे पैसा ना हो तो हमारे अपनी पर्सनल एसेट बेचकर भी पैसा देना पड़ेगा। आपका नाम भूल गया मैं। हर्ष, अगर सच में घर में भी पैसे ना होते तो? है ना, नहीं देते, अब क्या करें? तो है नहीं, सॉरी भाई, तेरा दुर्भाग्य, तूने हमें लोन दिया, हमारे पास तो बचे नहीं पैसे, है ना सर? सर, यही होता है ज्यादातर परिवारों में, व्यापारों में। क्यों? क्योंकि हम अपना रजिस्ट्रेशन कहां कहां करा सकते थे? ROF में और ROC में। फिलहाल ये दो ले लो बस प्लीज। यदि आपने अपना रजिस्ट्रेशन, विभू सुनो, ROF में कराया तो भाभी जी के गहने सुरक्षित नहीं हैं, और अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन ROC में कराया तो आपके घर के अंदर जो स्विमिंग पूल में हीरे लगे हैं वो भी सुरक्षित हैं। कैसे? तो मुझे कैसे, वो तो छोड़ो, वो तो पंकज ने बताया, मोहित ने बताया कि अगर हम पार्टनरशिप खोलते हैं तो लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और कंपनी खोलते हैं तो लायबिलिटी हर्ष लिमिटेड होती है। मेरा सवाल कुछ और है। देखिए, आपसे मैं बार बार क्षमा चाहता हूं, आपका समय खराब नहीं हो रहा, ये डिस्कशन बहुत जरूरी है, इसलिए कि आप क्वेश्चन के आंसर अपने मन से ठीक लिख पाएंगे भविष्य में। मेरा सवाल यह है कि यदि हम काउंटिंग निकालें तो देश में, चेतन तुम बताओ, पार्टनरशिप ज्यादा है या कंपनियां ज्यादा हैं? कंपनियां ज्यादा हैं। हां, तो मोहित आइडिया नहीं? हां, पार्टनरशिप ज्यादा है, सच है ये। पार्टनरशिप लाखों करोड़ों में है, और जो कंपनियां हैं वो एग्जैक्ट 15 लाख है। मैं भी लिख के दिखाता हूं आपको कितनी है, एग्जैक्ट काउंट बताऊंगा आपको, दिल्ली में कितनी, हरियाणा में कितनी, पंजाब में कितनी। और पार्टनरशिप का कोई हिसाब ही नहीं, क्योंकि वो ना राज्य सरकार रजिस्ट्रेशन देती है उसमें, तो कौन सी राज्य सरकार में कितने रजिस्ट्रेशन होगा किसी को पता नहीं, अनगिनत साझेदारी खुल रही है। तो मेरा सवाल यह है कि जब पार्टनरशिप खोल के हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी सेफ है ही नहीं, तो मतलब हमें क्या पागलपन है? हम क्यों खोलते हैं फिर पार्टनरशिप? हम कंपनी खोल लें। नहीं पंकज, मोहित, अगर देश में पार्टनरशिप खोलने से इतना नुकसान है कि कल को अगर आग लग गई, कल को नुकसान हो गया, कल को प्रॉब्लम आ गई, तो हमारे घर में जो हमने इतनी मेहनत से करोड़ों रुपए ठूस ठूस के एसेट्स इकट्ठी करी हैं वो भी बिक जाएंगी। तो विभू, प्रॉब्लम इज व्हाई डोंट वी ओपन कंपनी देन? व्हाट डू यू से? यहां को नंबर मिलने, कुछ भी बोल दे। मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूं। अभी हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप खोलने से, देखिए आपका चैप्टर है कंपनी, तो मैं कंपनी समझाने से पहले ये तो बता दूं कि कंपनी में ऐसा क्या फायदा है कि ये तो कोर्स में इतने बड़े 35 नंबर में है और पार्टनरशिप खाली 5-10 नंबर में है। वो समझाने के लिए मैंने आपको एक स्टोरी पूछी। किसी बिजनेसमैन का बिजनेस डिस्ट्रॉय हो गया था, उसने अपने पर्सनल एसेट से पेमेंट कर दी थी, तो उसका हमने डिसीजन क्या लिया था? क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी है इसलिए उसको अपने पॉकेट से पे करना पड़ा। इतना मंजूर है आपको? इतना क्लियर है ना? तो मेरा पूछना यह था कि व्हेन वी ओपन अ पार्टनरशिप अवर लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, तो हमको घर से भी पैसे देने पड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक और लाइन बता रहा था कि अगर हम विभू कंपनी खोलते हैं ना, और उसमें मान लो सेम सिचुएशन होती, फायर हो जाता, लॉस हो जाता, तो हमें घर से पैसे नहीं देने पड़ते। बिजनेस में जितने पैसे थे दे दिए, नहीं है तो नहीं, उसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। दिस इज क्लियर? तो इसका मतलब विच इज मोर गुड? कंपनी खोलना। सो माय क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल। इन इंडिया मेजॉरिटी पीपल आर ओपनिंग पार्टनरशिप, मेजॉरिटी पीपल आर नॉट ओपनिंग कंपनी।
तो व्हाट डू वी थिंक, व्हाई इट इज सो? ज्यादातर लोग पार्टनरशिप खोल रहे हैं जबकि उसमें घर भी सुरक्षित नहीं है और कंपनी नहीं खोल रहे। उस कंपनी में ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है। एनीथिंग एल्स? हाँ, यस, बोथ द पॉइंट्स आर करेक्ट। आप भी कुछ कहना चाहते थे पंकज? हाँ विभू, बिल्कुल ठीक पॉइंट है तुम्हारा। कंपनी खोलने में एक तो पैसे ज्यादा चाहिए और दूसरा कंपनी खोलने में इतनी लॉन्ग लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है कि उसको इकट्ठा करते करते आदमी को समझ ही नहीं आता। वो कहता है यार क्या सिरदर्दी, इसी में पड़ा रहूंगा तो मैं व्यापार कब करूंगा। लेकिन आप इमेजिन करिए कि वो जो बार बार पेपर वर्क है और जो एक बार पैसा है विभू, वो एक ही बार लगना है। अगर हम मेहनत करके, हिम्मत करके, करेज करके एक बार कागज कार्रवाई कर देते और पैसा लगा देते तो कम से कम फॉर द लाइफ टाइम वी कैन गेट सेव्ड। बट ये लोग नहीं समझ पाते। दैट इज वाई वी डू नॉट ओपन कंपनी। कंपनी का चैप्टर इतना बड़ा है कि 35 नंबर में है, तो इसका मतलब देयर मस्ट बी समथिंग कॉम्प्लेक्स। और पार्टनरशिप का चैप्टर इतना छोटा है कि 30 मार्क्स में 5 चैप्टर हैं, उनमें से एक चैप्टर है पार्टनरशिप। देयर मस्ट बी सम सिंपल प्रोविजंस। ये मैं आपको फर्क महसूस कराने चाहता था कि कंपनी के अंतर्गत कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है, इसलिए लोग वो नहीं खोलते जबकि उसके अंदर फायदा है। राइट, पॉइंट नंबर 5। हाँ जी, वो कर देते हैं 23-24। हाँ जी, चलिए पॉइंट नंबर 5 लिखिएगा। प्लीज राइट पॉइंट नंबर 5। If registration is done under Partnership Act, if registration is done under Partnership Act 1932 or LLP Act 2008, if registration is done under Partnership Act 1932 or LLP Act 2008, comma, all the partners are called partners only. मतलब उनका कोई नया नाम नहीं होता। आर कॉल्ड पार्टनर्स ओनली। जितने भी लोग मिलकर व्यापार कर रहे हैं उनको बस पार्टनर्स कहा जाएगा। इफ द पार्टनर्स गेट रजिस्टर्ड under Companies Act 2013, if the partners get registered under Companies Act 2013, comma, they are called shareholders or members. They are called shareholders or members. डायरेक्टर कुछ होता है वो अभी हम पढ़ते। तो यहां से हमको समझ आया कि कंपनी जब हम खोलते हैं तो कंपनी खोलने में कुछ प्रोसीजर अलग होता होगा, लेकिन दोस्तों बिजनेस वही होता है जो आप एक पार्टनरशिप में खोल सकते थे, बस वो पार्टनरशिप की जगह आपने कंपनी में खोल लिया। ठीक, ये क्लियर हो गई जी बात। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, registration of company is done under Companies Act 2013, under Companies Act 2013 at the office of
एट द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ब्रैकेट में ROC। हमने लिखा रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इज डन अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एट द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, राइट। पॉइंट नंबर 7। सो if we talk about nature of business, if we talk about nature of business, comma, it will be same in partnership as well as company. Partnership as well as company, comma. The difference lies in applicable rules and regulations. The difference lies in applicable rules and regulations. क्या मतलब? वो जो दो लोग आपस में पार्टनरशिप करना चाहते थे हमारे एग्जाम्पल में, वो दो लोग अगर ग्लास का फैक्ट्री खोलते, कांच का फैक्ट्री, तो वेदर दे रजिस्टर अंडर पार्टनरशिप एक्ट और दे रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, वहां पे ग्लास का फैक्ट्री बनता, वहां पे वही मशीनें लगती, वैसे ही बोर्ड लगता, वैसे ही प्रोडक्शन होता, वैसे ही ट्रक में माल लोड होता। तो नेचर ऑफ बिजनेस नहीं चेंज होता दोस्तों। हमारे सोसाइटी में इंप्रेशंस ये हैं कि कंपनी मतलब एक बड़ी सी बिल्डिंग और प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप मतलब छोटा सा कुछ दुकान मकान। ऐसा नहीं होता। जहां पर आप बैठे हैं ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ई कंसेप्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, और बगल में किसी दूसरी कोचिंग में आप जाएं, हो सकता है वो पार्टनरशिप हो सकता है वो अकेले इंसान की प्रोप्राइटरशिप हो, वो ब्राइट विजन एकेडमी दैट्स अ प्रोप्राइटरशिप। उसका दफ्तर बड़ा है, हमारा दफ्तर छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेचर ऑफ बिजनेस, वहां भी क्लास चल रही है, यहां भी क्लास चल रही है, वहां पे भी बच्चा पढ़ रहा है, यहां पे भी बच्चा पढ़ रहा है, उधर भी सीए में चल रहा है, इधर भी सीए में चल रहा है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रूव इज नेचर ऑफ बिजनेस डज नॉट चेंज। तो यदि आप किसी प्रेमाइसेस में जाते हो और वहां बड़ा सा प्लांट है, फैक्ट्री है, तो आप उसको देख के ये नहीं बोल सकते ये तो कंपनी होगी। या फिर आप किसी छोटा सा प्लांट में जाते हो तो आप देखकर ये नहीं बोल सकते ये तो प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप होगी, राइट। पक्का क्लियर? फर्क कहां पर है? एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशंस में कितने नियम किसको मानने चाहिए और किसके ऊपर अप्लाई होते हैं, यह फर्क है। समझ आ गया? आइए पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8, इफ वी विश टू आइडेंटिफाई, मतलब इंट्रोडक्शन बस पूरा हो जाए फिर हम सेक्शन 1 कर सकते हैं। इफ वी विश टू आइडेंटिफाई, अगर हम समझना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, विच बिजनेस इज रजिस्टर्ड as a company, which business is registered as a company, comma, there are various ways out of which two major ways are as follows. Out of which two major ways are as follows. हमने लिखा if we wish to identify which business is registered as a company, अगर हम पहचानना चाहें, भाई कोई भी कह देगा हम तो कंपनी है, हर व्यक्ति अपने व्यापार को कंपनी बोलता है। There are various ways out of which two major ways are as follows.
कई रास्ते हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं। कैसे पहचानेंगे हम कि कोई बिजनेस कंपनी है या नहीं है? पहला, पेन, छोटा सा पॉइंट है पेन, इसके अंदर लिखिए फोर्थ कैरेक्टर ऑफ द पैन नंबर या पेन issued by fourth character of the PAN issued by income tax department shall be C if the organization is a company। हां जी, इसका क्या मतलब है? आप अपना पैन नंबर चेक करिएगा घर जाकर। आपका पैन का फोर्थ कैरेक्टर होगा पी फॉर पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन। अगर आप पार्टनरशिप फर्म होते हो तो आपका पैन होगा एफ, पैन का फोर्थ कैरेक्टर एफ फॉर फर्म। और हमें अगर कंपनी पहचाननी है तो जो भी आपसे ये कहे कि हमारा तो ये बिजनेस कंपनी है, कहना अच्छा पेन नंबर दिखाना जरा अपना। इट वुड बी ए सी, फोर्थ कैरेक्टर वुड बी सी। सर ये कंपलसरी? हां, इनकम टैक्स में पढ़िएगा, आएगा उसमें टॉपिक। एक तो ये रास्ता है, और किसी का भी पेन पता करना कोई मुश्किल चीज नहीं होती, स्पेशली कंपनी के बारे में बात करें तो सब कुछ आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन फिर भी कोई पेन ना दे आपको पेन नंबर तो दूसरा रास्ता, CIN, दूसरा रास्ता है सिन। दिस स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। This stands for corporate identity number. It has 21 digits, इसमें 21 डिजिट होती हैं। It has 21 digits and it is allotted only to companies, and it is allotted only to companies, by registrar of companies। वैसे तो गूगल पे भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन गूगल ऑथेंटिक सोर्स नहीं होता, कभी पुरानी जानकारी भी आपको प्राप्त हो सकती है। धीरे धीरे हम आगे चलेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर कैसे चेक करते हैं वो भी हम सीख लेंगे। 5-10 मिनट का खेल होता। कंपनी का नाम, कंपनी का सिन नंबर डाला और वो सारी पूरा इतिहास उसमें निकल कर आ जाता है। कंपनी कब खुली, बैलेंस शीट कब जमा हुई, और 100 रुपए की फीस लगती है अगर आप उस कंपनी के डॉक्यूमेंट असली देखना चाहते हैं। मान लो कंपनी से आपको जरा बैलेंस शीट दिखाना बेटा अपनी, कंपनी वाली तो क्यों दिखाऊं भाई तुझे बैलेंस शीट? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर आप सब कुछ देख सकते हैं, 100 रुपए की फीस। जनरल पब्लिक कैन व्यू दिस। अब पार्टनरशिप की नहीं देख पाते हम, तो जिसको छुपाना होगा वो पार्टनरशिप खोल ले, नहीं दिखेगा। क्लियर हो गई जी बात? ये 2 बड़े रास्ते हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि वो कंपनी है या कंपनी रही। राइट? आखिरी पॉइंट इंट्रोडक्शन का, पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 लिखिएगा, डिपेंडिंग अपॉन फीचर्स एंड पर्पस। डिपेंडिंग अपॉन फीचर्स एंड पर्पस, देयर मे बी various types of companies. There may be
वेरियस टाइप ऑफ कंपनीज, फीचर्स के आधार पर और पर्पस के आधार पर कई प्रकार की कंपनी हो सकती है, वेरियस टाइप ऑफ कंपनीज, बट फॉलोइंग टू आर मोस्ट प्रोमिनेंट, फॉलोइंग टू आर मोस्ट प्रोमिनेंट। वैसे बहुत प्रकार की कंपनियां हैं, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी भी हो सकती है, गवर्नमेंट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, लिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी भी होती है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, वन पर्सन कंपनी और मल्टी पर्सन कंपनी भी हो सकती है, वन नेशन कंपनी और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो आपने सुना है, बहुत टाइप हैं, लेकिन सिर्फ दो ही टाइप मोस्ट प्रोमिनेंट हैं। और वो प्रोमिनेंट भी क्यों है अभी पता चलेगा आपको। लिखिए, पहला पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी, इसके आगे लिखिए विच कैन सेल शेयर्स in open market, which can sell shares in open market, can sell shares in open market, कॉमा, उसी के आगे लिखिए not necessarily selling at present, not necessarily selling at present but can sell। वो तो टाइप ऑफ कंपनी में तो आप डिटेल में पढ़ोगे ही पढ़ोगे। पब्लिक कंपनी का मेजर आइडिया आपको क्या समझना है अभी फिलहाल के लिए, वो कंपनी विच कैन सेल शेयर्स इन ओपन मार्केट, नॉट नेसेसरीली सेलिंग एट प्रेजेंट बट कैन सेल। कैन सेल का मतलब कर सकती है, जरूरी नहीं कि वो इस समय कर रही हो, दरवाजे खुले हैं, उसको जब पैसों की जरूरत हो ये कंपनी अपने शेयर क्या होता है वो समझेंगे, शेयर कैपिटल कैसे बिकती है वो भी कोर्स में है, लेकिन बेच सकती है कि नहीं बेच सकती उसकी परमिशन है, यस। जो बेच सकेगी उसे पब्लिक कंपनी बोलेंगे। दूसरा, पब्लिक कंपनी लिखा है मैंने, याद रखिएगा, पब्लिक सेक्टर नहीं लिखा। पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी क्षेत्र, पब्लिक कंपनी। दूसरा लिखेंगे प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी विच कैन नॉट सेल शेयर्स इन ओपन मार्केट, विच कैन नॉट सेल शेयर्स इन ओपन मार्केट एंड can allot shares only through specific offers, and can allot shares only through specific offers। मतलब ये हुआ कि प्राइवेट कंपनी जो है वो ऐसे अखबार में एड निकालकर, टेलीविजन में कॉमर्शियल देकर, सड़क पर विज्ञापन देकर शेयर नहीं बेच सकती, आओ मेरे शेयर खरीद लो ना। प्राइवेट कंपनी स्पेसिफिक ऑफर भेजेगी टू मिस्टर ओम प्रकाश, क्या आप हमारे शेयर खरीदना चाहेंगे? यदि हां तो तुरंत संपर्क करें। ऐसे करते करते आप कई लोगों को चिट्ठी भेज दो, वो कोई बात नहीं है, लेकिन जिसको भेजोगे सिर्फ उसी के पास ऑफर है कि वो एक्सेप्ट करे या ना करे। जो आपने फाउंडेशन में कभी सुना होगा स्पेसिफिक ऑफर, जिसको भेजा है वही केवल स्वीकार कर सकता है। ऊपर वाला तो ओपन है, कोई भी आए और खरीद के ले जाए शेयर। क्लियर हो गई जी बात? पब्लिक एट लार्ज, करेक्ट। ये हमें समझ आ गया सर, पब्लिक और प्राइवेट। अब कुछ आपको दिखाना था। देखिए सर, ये
एमसीए की वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट। यहां पर आप आएंगे, अबाउट एमसीए, एक्ट, माई वर्क स्पेस, यहां पर एक डेटा एंड रिपोर्ट करके ऑप्शन है। इसे घर पे आराम से देखिएगा, लेकिन एक बार देख लीजिए रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट में मंथली इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। हर महीने की यहां पर एक बुलेटिन आती है, जो सबसे लेटेस्ट इस समय अप्रैल की है, मार्च की है, फरवरी की है, अप्रैल के बाद मई और जून अभी नहीं आए होंगे। इसको जरा एक मिनट ओपन कर लेते हैं। मंथली इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ये भारत सरकार की वेबसाइट से आपके सामने मैंने लाइव निकाला है, ठीक है। ये देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिव कंपनीज एज ऑन 30 अप्रैल 2022 है। 30 अप्रैल 2022 को हमारे देश में कितनी कंपनियां हैं? 14,51,401 केवल। तो सर आपको ये कम लग रही हैं? 14 लाख तो बहुत होती हैं। मैं भी आपको बताऊंगा मुझे कम क्यों लग रही है। बस ये आखिरी टॉपिक है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। लिमिटेड कंपनियां, अनलिमिटेड कंपनियां और एक लिमिटेड बाय गारंटी होती है। ये अलग अलग टाइप हैं जो आपको पता चलेंगे। 14,41,655 कंपनियां लिमिटेड बाय शेयर्स हैं, 297 लिमिटेड अनलिमिटेड कंपनीज हैं। जबकि हमें लगता है कि कंपनी में तो लिमिटेड लायबिलिटी होती है, अनलिमिटेड वाली तो होती ही नहीं, होती है वो भी बहुत कम, 297 ओनली। एंड लिमिटेड बाय गारंटी भी कुछ होता है। अब मैं आपको पब्लिक और प्राइवेट बता रहा था कि लिमिटेड बाय शेयर में पब्लिक इतनी है, प्राइवेट इतनी है। अनलिमिटेड में पब्लिक इतनी है, प्राइवेट इतनी है। और गारंटी वाली में प्राइवेट इतनी है, पब्लिक इतनी है। मेरे बोलने का मतलब है कि सबसे जो मेजर कैटेगरीज हमें याद करनी लायक हैं वो यही है, पब्लिक और प्राइवेट। नहीं तो सब में ये दो दो तीर क्यों निकले होते? ऐसे तो क्लासिफिकेशन कई हो सकते हैं, लेकिन जो मेजर क्लासिफिकेशन है वो ये कि कंपनी शेयर जनता में बेच सकती है कि नहीं बेच सकती। बेच सकती है तो पब्लिक, नहीं बेच सकती तो प्राइवेट। हमने लिखा नहीं, लेकिन आपको ये ऑब्वियस होना चाहिए। आप सेक्शन जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें रूल आएगा कि पब्लिक कंपनी अपने नाम के आगे लिखती है लिमिटेड और प्राइवेट कंपनी अपने नाम के आगे लिखती है प्राइवेट लिमिटेड। तो नाम से भी आप पहचान सकते हैं कि कौन सी कंपनी लिमिटेड है, कौन सी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। इसी को जब आप आगे बढ़ाएंगे, वैसे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है काम की, लेकिन बस दो चीजें आपको बतानी थी। किस राज्य में कितनी कंपनीज हैं वो मुझे आपको बताना था। ये स्टेट वाइज स्टेटस ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड एज ऑन 30th अप्रैल। 30th अप्रैल को कितनी कंपनियां कहां पर हैं ये आप देख सकते हैं। अंडमान में 597, आंध्रा में 40,000, आंध्रा मतलब जहां तेलंगाना है। अरुणाचल में 786, असम में 14,000, बिहार में 48,000, चंडीगढ़ में, अकेले चंडीगढ़ में, वो छोटा सा चंडीगढ़, ठीक, छोटा सा चंडीगढ़, 16,000, छत्तीसगढ़ में 13,000, दादरा एंड नगर हवेली में 650, दमन एंड दीव में 425, दिल्ली, छोटा सा दिल्ली, 2 घंटे की ड्राइव में बॉर्डर आ जाता है दिल्ली में, 3,80,128 कंपनियां। लोग कह रहे अनएम्प्लॉयमेंट है। 3,80,000 कंपनियों में दोस्तों अप्लाई करने में भी समय लगेगा, चिट्ठी भेजने में भी खर्चा आ जाएगा। 3,80,000 कंपनियों में ईमेल भेजोगे तो। गोवा 9,900, गुजरात 1,24,261, हरियाणा 68,000, हिमाचल प्रदेश 8,052, जम्मू कश्मीर 7,961, झारखंड 19,000, कर्नाटका जहां पर बेंगलुरु है 1,53,347, केरला 69,000, लक्षद्वीप 30, लेह एंड लद्दाख 90, मध्य प्रदेश 50,000, महाराष्ट्र देखिए आप, इतना बड़ा महाराष्ट्र 4,55,701, मणिपुर 1,527, मेघालय 1,184, मिजोरम 270, नागालैंड 737, उड़ीसा में 33,915, पुदुचेरी 3,605, इट वॉज पौंडचेरी अर्लियर,
पंजाब में 37,331, राजस्थान में 74,000, सिक्किम में 2, तमिलनाडु में 172, तेलंगाना में 1,35,570, त्रिपुरा में 970, उत्तर प्रदेश में 1,52,809। हाँ, ये सारी कानपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। उत्तराखंड में 12,104, पश्चिम बंगाल में 2,22,777, 23 लाख कंपनी। उनमें से इतनी कंपनियां अंडर क्लोजर हैं। एक्टिव डोरमेंट के बाद एक्टिव कंपनियां सबसे लास्ट में कॉलम आएगा, ये रहा 14,51,401 कंपनियां एग्जैक्ट हमारे देश में हैं, जिनके ऊपर आधारित 35 नंबर का चैप्टर आपके कोर्स में। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन खत्म कर लिया। अगली मुलाकात में वील बी डूइंग सेक्शन नंबर 1 ऑनवर्ड्स। ठीक, थैंक यू सो मच।